नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज का खास शो जवाब तो चाहिए देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ शिवम सोनी। 2023 के महामुकाबले की रणभेरी आज बज गई है। जी हां, चुनाव आयोग ने 5 राज्यों में होने जा रहे विधानसभा चुनावों के लिए चुनावी तारीखों का ऐलान कर दिया है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तेलंगाना और मिजोरम में चुनाव होने जा रहे हैं। चुनाव आयोग के इस ऐलान के बाद 5 राज्यों में आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। इसका मतलब यह हुआ कि अब यहां पर सरकारें किसी भी नए काम को शुरू नहीं कर पाएंगी। इसके साथ ही सरकार और प्रशासन चुनाव आयोग के हाथ में चला जाएगा। जिले के डीएम चुनाव अधिकारी बन जाएंगे और इन राज्यों में प्रशासनिक फेरबदल या जिम्मेदारियों में बदलाव भी अब चुनाव आयोग ही करेगा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में सीधा मुकाबला कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के बीच माना जा रहा है, तो वहीं तेलंगाना में बीआरएस और कांग्रेस के बीच सीधी टक्कर है। मिजोरम में एमएनएफ और कांग्रेस के बीच मुकाबला है। कांग्रेस कह रही है कि हम 5 राज्यों में सरकार बनाएंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हम जीत रहे हैं। ऐसे में सवाल ये, आखिर मुद्दा क्या रहने वाला है? क्या बीजेपी महिला आरक्षण बिल, भ्रष्टाचार, अर्थव्यवस्था जैसे मुद्दों पर चुनाव में उतरेगी, या फिर कांग्रेस जातीय जनगणना को ढाल बनाकर चुनावी मैदान में जीतने का दम भर रही है? साथ ही सवाल यह भी कि इंडी गठबंधन की कथित एकजुटता का असर क्या इस विधानसभा चुनावों में देखने को मिलेगा? करेंगे चर्चा। हमारे साथ अतिथियों का पैनल भी साथ होगा, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं, देखिए। पांच राज्यों की 779 विधानसभा सीटों पर चुनाव की तारीखों का ऐलान आज हो गया है। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने बताया कि मिजोरम में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर, मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव मतदान 17 नवंबर, राजस्थान में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 23 नवंबर, तेलंगाना में विधानसभा चुनाव के लिए मतदान 30 नवंबर और छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव 7 नवंबर और 17 नवंबर 2 चरणों में होगा। सभी राज्यों की मतगणना 3 दिसंबर को होगी। मिजोरम विधानसभा का कार्यकाल इस साल 17 दिसंबर को समाप्त हो रहा है, जहां मिजो नेशनल फ्रंट सत्ता में है। तेलंगाना, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और राजस्थान की विधानसभाओं का कार्यकाल अगले साल जनवरी में अलग अलग तारीखों पर समाप्त हो रहा है। तेलंगाना में भारत राष्ट्र समिति यानी बीआरएस का शासन है, जबकि मध्य प्रदेश में बीजेपी की सरकार है। छत्तीसगढ़ और राजस्थान में कांग्रेस की सरकारें हैं। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इन राज्यों में कुल 16.14 करोड़ वोटर्स हैं। इनमें 8.2 करोड़ पुरुष, 7.8 करोड़ महिला वोटर्स हैं। इस बार 60.2 लाख नए वोटर्स पहली बार वोट डालेंगे। इनकी उम्र 18 से 19 साल के बीच है। 15.39 लाख वोटर्स ऐसे हैं जो 18 साल पूरे करने जा रहे हैं और जिनकी एडवांस एप्लीकेशन प्राप्त हो चुकी है। अब देखना यह होगा कि ये वोटर किसे गद्दी और ताज का हकदार बनाते हैं। तो 2023 का महामुकाबला और 24 का सेमीफाइनल, चलिए करते हैं चर्चा की शुरुआत। हमारे साथ आलोक वत्स हैं, प्रवक्ता है, भारतीय जनता पार्टी के नेता है, और हमारे साथ विजय कौशिक साहब हैं, कांग्रेस के नेता हैं। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ के तौर पर रमेश ठाकुर साहब हैं। लेकिन शुरुआत आलोक जी आप ही के साथ, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया, लेकिन 2018 में आलोक जी भारतीय जनता पार्टी के लिए जनता ने मुश्किलें पैदा कर दी थी, लेकिन इन 5 सालों में ऐसा क्या किया है जो बीजेपी क्लीन स्वीप की बात कह रही है और कह रही है कि 5 राज्यों में सरकार बनने जा रही है? आलोक वत्स। वाले लोग हैं, घोटालेबाज नहीं है। हम मोदी के राज में आज तक कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ, चाहे ये कितनी भी बात बना ले, लेकिन ये कोई घोटाला दिखा नहीं पाए और कोई कोर्ट में घसीटने की कवायद नहीं कर पाए। तो एक साफ सुथरा रेजिम मोदी जी के नेतृत्व में भारत को मिला और भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था में
कि अगर कुछ किए तो नहीं खड़ा हो गया। भाई न्यूरो वॉज फिडलिंग, रोम वॉज बर्निंग, पूरा देश लूट रहा था और विजय भैया बंसी बजा रहे थे 60 साल तक। हमने तो 18 घंटे काम करने वाले लोग हैं। देश को 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना दी और तीसरे की तरफ अग्रसर है। चाइना और अमेरिका भी डर रहा है कि कहीं ये नंबर 1 की तरफ को ना रुख कर ले। तो हमें अपने कार्यों पर भरोसा है, खाली स्लोगन मात्र से। अब ये जो भी एक इंडी करके जो बना है, इसका एक ही काम है, अपना गोल पोस्ट बना लो और उसमें रोज गोल मार दो। 80% हिंदुओं की भावना को आहत करके क्या आप इस देश में राजनीति करने की सोच भी सकते हैं? रामचरितमानस फाड़ देना, उसके बाद अनर्गल बातें करना हमारे पुस्तकों, हमारे धार्मिक पुस्तकों का, सनातन धर्म को कोरोना कहना, कुष्ठ कहना, पीलिया कहना। आलोक जी, आज राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी अपनी पहली लिस्ट जारी की है और उसमें कई नामों का ऐसा ऐलान किया गया है जिसमें जो मौजूदा सांसदों ने विधानसभा के टिकट दिए गए हैं। न सिर्फ राजस्थान, इससे पहले मध्य प्रदेश में भी तकरीबन दर्जन भर ऐसे सांसद हैं जिनको विधानसभा चुनाव के रण में उतारा जा रहा है। तो इसके मायने क्या लगाए जाएं, क्योंकि जानकारी कह रहे हैं कि साहब बीजेपी डर रही है, इसलिए अपने सांसदों को और केंद्रीय मंत्रियों को उतारा जा रहा है। और मध्य प्रदेश में तो आपने नरेंद्र सिंह तोमर को टिकट दे दिया, फग्गन सिंह कुलस्ते को टिकट दे दिया और कई केंद्रीय मंत्री जिनको टिकट दिया, प्रहलाद पटेल को टिकट दिया गया। ऐसा क्यों? एक मिनट, मैं आपका नाम नहीं देख सका, जरा प्लीज मुझे अपना नाम बताइए। शिवम नाम है मेरा, शिवम सोनी। अच्छा शिवम जी, हाँ जी। मैं एक चीज आपको कहना चाहता हूँ। हाँ। हम 365 दिन चुनावी मोड में रहते हैं। विजय भैया 13 दिन चुनावी मोड में रहते हैं, 8 दिन एयर कंडीशन का हवा खाते हैं, सोते हैं। हाँ। ये कांग्रेस की कल्चर बता रहा हूं। तो हम लोग तो 365 दिन खेत खलिहान रोड नापने वाले लोग हैं, जनता के साथ जुड़े रहने वाले लोग हैं, जनता की समस्याओं को निरंतर सॉल्व करने वाले हैं, अपनी जन कल्याणी कार्य योजनाओं से उनको अवगत कराते रहते हैं और उसका उनको लाभ भी दिलवाते रहते हैं। तो अगर देखिए, और हम लोगों के लिए शिवम जी एक लड़ाई से कम नहीं है चुनाव। और आपको पता होगा एवरीथिंग इज फेयर इन लव एंड वार। ये डाइल्यूटेड वार है, लेकिन है हमारे लिए वार ही। तो वार जीतने के लिए अस्तबल में जितने भी आपके अस्त्र हैं, जिस प्रकार के घोड़े हैं, मान लीजिए अगर इंडियन घोड़ा नहीं दौड़ पा रहा है तो और भी घोड़ा दौड़ा दीजिए। कांग्रेस तो कह रही है साहब की बार हमने छेड़ दिया, क्योंकि मध्य प्रदेश में 15 महीने के बाद बीजेपी ने बनी बनाई सरकार को गिरा दिया था कांग्रेस पार्टी की। विजय कौशिक, मैं आपके पास आऊंगा। विजय कौशिक, किस तरह से देखते हो, क्योंकि चुनावी तारीखों का ऐलान तो हो गया है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के पास क्या मुद्दों की कमी नजर आ रही है? पहले कांग्रेस महंगाई का मुद्दा उठाती थी, भ्रष्टाचार का मुद्दा उठाती थी, स्वास्थ्य का, बेरोजगारी का मुद्दे उठते थे, लेकिन अब मुद्दा उठ रहा है तो सिर्फ पिछले महीने भर से एक ही मुद्दा उठ रहा है, वो मुद्दा है जातीय जनगणना का। तो क्या कांग्रेस पार्टी ने सोच लिया विजय जी कि जातीय जनगणना को ढाल बनाकर ही आने वाले समय में इन 5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव जीतना है? और क्या ऐसा मुमकिन है, संभव है? सरकार के खिलाफ जो घोटालों की जांच की बात है, उन मुद्दों की कोई कमी नहीं। लेकिन क्या है, अभी हम भाजपा सरकार को भ्रम में रखे हुए हैं कि भाजपा ये सोचती रहे चुनाव तक कि भाई इनके पास तो एक ही मुद्दा है, जो बाकी के मुद्दे हैं वो तो चुनाव के अंदर निकल कर आएंगे ना, और मोदी जी के पास उनका कोई जवाब नहीं होगा, पहली बात। दूसरी बात, अभी मेरे भाई भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि भाई इनकी सरकार के ऊपर घोटालों के कोई आरोप नहीं है। तो आपने वो कहावत सुनी होगी कि भैया सैया भाई कोतवाल तो उधर का आएगा। तो सरकार इनके हाथ में है, सीबीआई ईडी सब कुछ इनके हाथ में है, तो इनके घोटालों की जांच कराएगा कौन? भाई जब खुद ही डकैतियां डाल रहे हैं और खुद ही जज बने बैठे हैं, खुद ही पुलिस बने बैठे हैं, तो भाई इनको सजा कौन देगा?
देखिए, ये सरकार घोटालों की सरकार है, चाहे वो नमामि गंगे परियोजना की बात करें। अब नमामि गंगे परियोजना घोटालों पे आगे मैं पूछ रहा हूं सर, जातीय जनगणना को ढाल क्यों बनाया जा रहा है, और चुनाव से ठीक महीने भर पहले ही याद क्यों आई है कांग्रेस पार्टी को जातीय जनगणना की? अशोक गहलोत 2 दिन पहले अनाउंस करते हैं कि जातीय जनगणना हम करा रहे हैं। अरे भाई, कर्नाटक में आपकी सरकार है, वहां करा दीजिए। छत्तीसगढ़ में आपकी सरकार 5 साल से, वहां आपने क्यों नहीं कराई? हिमाचल में क्यों नहीं नवेली सरकार बनी, वहां कराना चाहिए था। शिवम भाई, हाँ जी, हम किस बात को मुद्दा बनाएंगे, किस बात को नहीं बनाएंगे, इस बात को ना आप तय कर सकते हैं, ना आपका चैनल तय कर सकता है। ये हमारी पार्टी की अपनी राहुल गांधी ने आज खुद कहा है ना प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि जातीय जनगणना हम सभी राज्यों में कराएंगे जिन जिन राज्यों में हमारी सरकार है, और जिन राज्यों में सरकार नहीं है वहां बीजेपी से करवाएंगे। राहुल गांधी का स्टेटमेंट कोट एंड कोट कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं। नहीं तो फिर उसमें भाई हमारा अपना नजरिया, हम कब कहें, कब ना कहें, कब करें, कब नहीं करें, ये तो हमारी जो राजनीतिक जो सिस्टम है, पार्टी की जो नीति है, उसके तहत मैंने कहा ना कि अभी बीजेपी इसमें उलझी हुई है। और जब हम असली मुद्दों के साथ चुनाव में आएंगे, क्योंकि इस देश में बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में भ्रष्टाचार सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में विदेशी कर्ज सबसे बड़ा मुद्दा है, इस देश में विदेश व्यापार घाटा सबसे बड़ा मुद्दा है कि जो चाइना के साथ $100 अरब का व्यापार घाटा हमारा बढ़ गया है। मुद्दों की कोई कमी थोड़ी नहीं है। आज लोगों के लिए खाने के लिए नहीं है तो टॉयलेट में कैसे जाएंगे, जो मोदी जी टॉयलेट के ऊपर अपनी फोटो लगा कर बैठ गए। आज इनकी हालत ये हो गई है, सारे मुद्दे खत्म हो जाए, जातीय जनगणना से संभव कैसे होगा? एक लाइन में बताइए। मैंने कब कहा? मैंने तो केवल आपसे ये कहा है कि देखिए, मोदी आपके नेता कह रहे हैं, आप नहीं कह रहे हैं, आपके नेता कह रहे हैं सर। ठीक है, मैं आऊंगा आपके पास। हमारे साथ राजनीतिक विशेषज्ञ भी हैं रमेश जी। रमेश जी, किस तरह से देखते हैं, और ऐसा बीते 5 सालों में आपको क्या लगता है कौन सा फर्क आया है? जो कांग्रेस के जो वादे हैं उनमें, दावे हैं उनमें दम दिखाई दे रहा है, और भारतीय जनता पार्टी एंटी इनकम्बेंसी को पीछे छोड़ती जा रही है। पिछले 5 सालों में ऐसा कौन सा फर्क आया रमेश ठाकुर साहब? तो एक राज्य पहले आता है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश में 15-16 महीने की जो सरकार चलती है, किसकी सरकार थी और किसने किसके हाथ में चली गई, पहले तो ये फर्क जनता देख रही है कि इसमें क्या होना चाहिए। अब बात आ जाते हैं कि बेरोजगारी, महंगाई, ये सारे ऐसे मुद्दे हैं जिसपे कोई पार्टी चर्चा करके नहीं चल रही है। और ये मान के चलो कि इस बार का जो चुनाव हो रहा है 5 राज्यों का, या पिछले भी जितने भी चुनाव हुए हैं, वो सारे के सारे मुद्दाहीन है, मुद्दे उसमें नहीं है। हम आपके आम आदमी की जो एक जरूरत के जो मुद्दे होने चाहिए, जो जमीन के मुद्दे होने चाहिए, वो नहीं हो रही। अभी आपने मुद्दा उठाया कि जातीय जनगणना का मुद्दा जो है बिल्कुल हावी है, इसको कांग्रेस और पूरी इंडिया गठबंधन इसको बहुत ही एक अच्छे तरीके से लेके चल रही है, और हो सकता है इनको फायदा भी हो। और वहीं अगर आपने देखा हो, जब जातीय जनगणना की रिपोर्ट आई थी बिहार में, उसके बाद से आपने भारतीय जनता पार्टी को बड़ा मुखर होते हुए देखा था। लेकिन 3-4 दिन से आपने देखा होगा कोई भी जो नेता है वो थम गया है, ज्यादा बोल नहीं रहा। उनको पता है अगर इस मुद्दे पे हम खुल के बोलते हैं, अगर ये कहते हैं कि नहीं हम जातीय जनगणना के बहुत खिलाफ हैं, तो उनको पता है उनको नुकसान हो सकता है। क्योंकि देखो, क्षेत्रीय राजनीति जो रही है वो किस पे डिपेंड रही है? जातीय जनगणना पे रही है, और छोटे छोटे दल हैं उनकी जो अपने अपने मुद्दे रहे उस पे रही है। हर जगह विधानसभा चुनाव में राष्ट्र के मुद्दे नहीं चल पाते, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का ट्रैक है कि हम चाहे पंचायत का चुनाव लड़े, चाहे लोकसभा का चुनाव लड़े, उनका स्टाइल एक ही होता है, वो राष्ट्र के मुद्दे लेके चलते हैं। और उसी कमोबेश उसी स्थिति में कांग्रेस भी धीरे धीरे चल रही है। ऐसा नहीं है कि कांग्रेस सारे मुद्दों को उठा के चल रही है। कांग्रेस महंगाई और बेरोजगारी और जितने भी मुद्दे हैं, चाहे शिक्षा हो गया, चाहे स्वास्थ्य हो गया, उनको लेके चल रही है। कांग्रेस भी ऐसे नहीं कर रही है, कांग्रेस भी उसी धर्रे पे चल रही है कि हम भी राष्ट्र के मुद्दे को लेकर चले। अगर कांग्रेस ये सोचती है कि जातीय जनगणना का मुद्दा हमें जिता देगा और वही हमारे लिए बहुत बड़ा होगा, तो ये भी उनकी बहुत बड़ी भूल होगी। अब आ जाओ 5 राज्यों के जो अंदरूनी मसले हैं, जिस तरीके से आपने कहा कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस, इनकी किसी के चांस किसके बन सकते हैं। देखिए, हर जगह भारतीय जनता पार्टी की अंतरकलह है। आपने राजस्थान में देखा होगा, चाहे ज्योतिरादित्य सिंधिया का अलग गुट हो, अब उनके पैरेलल आपने मध्य प्रदेश में ज्योतिरादित्य सिंधिया,
राजस्थान में सचिन पायलट, वसुंधरा राजे और राजस्थान की बात हो रही थी। हाँ। वहां पे आपने देखा उनका एक अलग गुट बन गया है। वो जिस तरीके से कन्फ्लिक्ट हो रहा है उनके लोगों के साथ में, और उनकी कई चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही हैं। अब वैसे ही आप आ जाओ मध्य प्रदेश में, ज्योतिरादित्य सिंधिया का भी गुट बना हुआ है। अब वो पहले से ही तय कर रहे थे और मांग कर रहे हैं कि हमें मुख्यमंत्री का चेहरा प्रमोट करा जाए। मुझे लग रहा वैसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि आज शिवराज सिंह चौहान जी की सीट भी निर्धारित कर दी, उनको सीट पे उतार दिया। तो इसका मतलब है सीएम की जो रिक्त जो सीट थी वो भी खत्म हो गई है। अब किसी के लिए कोई चीजें बचती नहीं है। तो ये अंतर कलह जो है मुझे लग रहा है 2 राज्यों में बड़ा भारी पड़ेगा। अब उसके बाद में आप आ जाओ छत्तीसगढ़ में। हाँ। छत्तीसगढ़ में जो स्थिति है, देखो मौजूदा जो सरकार चल रही है उनके पक्ष में किसान और आदिवासी अच्छी तरीके से हैं। तो ये 2 फैक्टर हैं। अगर ये 2 फैक्टर किसी भी सरकार या किसी के दल के साथ में आ जाते हैं तो उनका जीतना बड़ा एकदम आसान हो जाता है। फिर सिक्किम में आ जाते हैं, सिक्किम में अपना एक दल चलता है, वहां पे उनकी स्थिति मजबूत है। अब गठबंधन किसके साथ में हो रहा है, क्या हो रहा है, वो तो सब चीजें सामने है हमारे। और उसके बाद में आप तेलंगाना के मुद्दे में आ जाओ, मिजोरम, ठीक है, मिजोरम। लेकिन तेलंगाना मैं आपसे सर समझना चाहूंगा किस तरह से देखा जाए, क्योंकि जो भारतीय जनता पार्टी कानून लेकर आई है महिला आरक्षण को लेकर, ये कानून कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक साबित होने जा रहा है 2023 के विधानसभा चुनावों में 5 राज्यों में, खासकर छत्तीसगढ़ में, वो छत्तीसगढ़ जहां पर पुरुषों से ज्यादा संख्या महिला वोटर्स की है। देखो शिवम, छोटा राज्य है सिक्किम की जब बात कर रहे थे, वहां पे भी कल एक मुद्दा ऐसा उठा हुआ था। बार-बार मिजोरम को सिक्किम बोल रहे हैं। हाँ, वो सॉरी। तो उसमें क्या हुआ, उस वहां की एक महिलाओं का संगठन है। हाँ। उन्होंने साफ तौर पे कह दिया था कि जो मोदी सरकार ने जो महिला आरक्षण का जो मुद्दा उठाया है उससे बड़े खुश हैं। एक छोटे राज्य का अगर वहां की महिला अगर खुश होती हैं तो जाहिर सी बात है असर हो रहा है, हर जगह असर हो रहा है। ये जो मुद्दा है, ये जो पत्ता खेला है मोदी सरकार ने, मुझे लग रहा है इसका 5 राज्यों में अच्छा खासा असर होगा। अब तेलंगाना की स्थिति है, देखो वहां की जो स्थिति है आपको पता है, राज्य बना, राज्य गठन के बाद में क्या क्या चीजें होती हैं। जो पार्टी पहले जिसका बहुत बड़ा दबदबा होता है वो पीछे हट गई, फिर नई पार्टी बनती है और वहां पे केसीआर आते हैं, कई सारे ऐसे मुद्दे हैं। वहां पे मुझे लग रहा है कांग्रेस का और बीजेपी का इतना स्पेस है नहीं। हो सकता है जो सरकार है वो रिपीट हो जाए। और सबसे बड़ी बात है, देखो 2 भारतीय जनता पार्टी और उनके नेता, उनके शीर्ष नेतृत्व, 2 राज्य ऐसे हैं, चाहे मध्य प्रदेश हो जाए चाहे राजस्थान हो जाए, यहाँ प्रतिष्ठा की लड़ाई है। अभी आलोक बख्शी जी ने कहा कि ये जो चुनाव है हमारे लिए लड़ाई है, बिल्कुल सही बात बताई। ये चुनाव को लेके ही नहीं चल रहे हैं, ये देख रहे हैं कि हमारा आगे 2024 का जो लोकसभा है उसकी नब्ज कैसे टटोलेंगे, कि जनता का रुझान हमारे पक्ष में है, इसको सेमीफाइनल मान के चले या ना मान के चले। मैं आऊंगा आपकी बात। आलोक वत्स साहब किस तरह से देखते हैं, क्योंकि देखिए 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, लेकिन बात अगर हिल्दी बेल्ट की जाए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जहां पर सीधे मुकाबले में बीजेपी और कांग्रेस हैं, तो इन 3 राज्यों में आपके पास मुख्यमंत्री कैंडिडेट अभी अनाउंस ही नहीं है। सब सस्पेंस बरकरार है कि छत्तीसगढ़ में तो रमन सिंह के अलावा कोई नजर ही नहीं आ रहा आखिरकार कैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे, और रमन सिंह का भी कोई घोषणा नहीं की गई औपचारिक तौर पर। मध्य प्रदेश में सस्पेंस है क्योंकि आपने नरेंद्र सिंह तोमर जैसे दिग्गजों को विधानसभा चुनाव का टिकट दे दिया है। वही कमोबेश स्थिति राजस्थान में बनती हुई नजर आ रही है। ऐसा क्यों? देखिए शिवम जी, हाँ, ये भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व तय करता है चुनाव के बाद। लेकिन इससे पहले तो ऐसा हुआ है ना, इससे पहले तो ऐसा हुआ है मध्य प्रदेश में जब 2018 में चुनाव हुए थे तो मुख्यमंत्री के चेहरे के तौर पर सीधे तौर पर शिवराज सिंह चौहान थे, राजस्थान में वसुंधरा राजे थी और छत्तीसगढ़ में रमन सिंह हुआ करते थे। देखिए, हाँ, चुनाव में और लड़ाई में स्ट्रेटजी बदल बदल के लड़ा जाता है। इस बार के स्ट्रेटजी में नाम नहीं घोषित करना है। अब जैसे कि विजय भैया मुस्कुरा रहे हैं, प्रधानमंत्री का इनसे हम पूछें कि कौन होगा कैंडिडेट, तो ये भी नहीं बताएंगे। तो ये मुस्कुरा के कह देंगे राहुल गांधी। नहीं, इनके कहने से थोड़ी हो जाएगा। 26 दल का संगठन बोलेगा तब हम मानेंगे। ये लोग तो कितना दिन से राग लाप रहा है राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर, इनके कहने से थोड़ी होगा। वो 26 दल के
लोग जब इकट्ठे बैठ के बोल देंगे कि राहुल गांधी हमारा प्राइम मिनिस्टर फेस है, तो हम मान लेंगे। अभी तो आप इनका उठापटक, इनका नूरा कुश्ती नहीं, असली उठापटक आप देखिएगा। जरा टिकट का बंटवारा नजदीक आने दीजिए ना। दूसरी चीज शिवम जी, आप खुद सोचिए कि आप देश के जनता को क्या समझते हैं? निरा मूर्ख, कोरा कागज पर लिखने वाला। 223 में विधानसभा चुनाव में विजय भैया और सब लोग आपस में लड़ रहे हैं। वहां पर सारे कार्यकर्ता एक दूसरे को बुरा भला कहेंगे और 24 बोलेंगे कि हम दोस्त हैं। तो ऐसा हो सकता है कि साल भर पहले आप डाइवोर्स हो जाइए और साल भर के बाद आप मैरिड हो जाइए। देश की जनता कबूलेगी इतनी नरेंद्र मोदी ने राजस्थान की धरती से ये बात कही थी अपनी जनसभा के संबोधन के दौरान, आलोक जी, कि जो गहलोत सरकार की जन कल्याणकारी योजना है, मैं विश्वास दिलाता हूं कि उनको हम बंद नहीं करेंगे, हमारी सरकार आती है तो क्या बीजेपी वाकई में ये एक्सेप्ट कर रही है इस बात को कि कांग्रेस ने कुछ ऐसी योजना शुरू की हैं जो जनता के बेहद काम आ रही हैं? शिवम जी, हाँ, हम लोग राष्ट्रभक्त लोग हैं। हाँ, जनता के हित में कांग्रेस कोई अच्छा काम कर रही होगी तो हम क्यों बंद करेंगे उसको? हम उसको लागू रखेंगे। ऐसा थोड़ी है कि सारा काम विजय भैया गलती करते हैं, कुछ कुछ सही भी कर देते हैं। जो सही करेंगे उसको हम आगे लेके चलेंगे। ठीक है, देखिए आप विजय भैया की तारीफ करते थे तो विजय भैया मुस्कुरा रहे हैं, इसलिए एक सवाल विजय भैया से हो जाए। नहीं, मुस्कुराना इनके चेहरे, मुस्कुराहट इनके चेहरे पर बराबर रहती है। मुस्कुराहट होनी चाहिए हर परिस्थिति में। विजय जी, कांग्रेस ऐसा क्या करने जा रही है जो आपको ऐसी उम्मीद है और आशा है कि 2018 में जो परिणाम आया विधानसभा चुनावों में तीनों राज्यों में, वो रिपीट होगा और जबरदस्त तरीके से आप फिर से सरकार में आएंगे? जब विरोधी भी हमारे काम की तारीफ करें, हाँ, तो जनता के बीच में क्या स्थिति होगी इसका आप अंदाजा लगा सकते हैं। हाँ, जब मोदी जी राजस्थान गए थे तो उन्होंने कहा था कि भाई जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं उनके दोनों हाथों में लड्डू हैं। ये खुद मोदी जी ने कहा था। यानी कि कांग्रेस उन्हें जिता रही है, इसके साथ साथ भाजपा भी अशोक गहलोत को जिताएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं वहां वसुंधरा राजे को राजनीतिक रूप से बर्फ में लगा देखना चाहते हैं माननीय मोदी जी, पहली बात। दूसरी बात कि भाई मोदी जी जिन सांसदों को नकारा समझते हैं, जिन अपने केंद्रीय मंत्रियों को नकारा समझते हैं, उनको जानबूझकर राज्यों के विधानसभा चुनाव में झोंक दिया है। इससे एक तीर से दो शिकार हो जाएंगे कि भाई वो राजनीतिक रूप से उनका निपटारा मोदी जी करने जा रहे हैं, क्योंकि उन्हें मालूम है कि मध्य प्रदेश ही भाजपा हार रही है, राजस्थान भी हार रही है, हाँ, छत्तीसगढ़ भी हार रही है और तेलंगाना भी हार रही है। ठीक है, सचिन पायलट से आपने सचिन पायलट से राजस्थान में डिप्टी सीएम का पद छीन लिया था, याद होगा आपको। तो ऐसा नहीं कि सचिन पायलट के मन में वो दंश अभी तक हो और चुनाव से पहले या चुनाव के बाद खिला कर जाए सचिन पायलट और दिक्कत हो जाए फिर कांग्रेस पार्टी के लिए। आपने बहुत अच्छी बात कही। हाँ, हकीकत ये है कि कांग्रेस ने उन्हें कभी धोखा नहीं दिया। कांग्रेस ने उन्हें हमेशा गले से लगाया, उनको धोखा दिया भाजपा ने। भाई जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया मध्य प्रदेश में खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, इसी तरीके से भाजपा से सब आ चुके हैं। सचिन पायलट उनकी साजिशों को कहना चाह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने उन्हें प्रलोभन दिया था। बिल्कुल सीधी सी बात है, इसमें तो कोई शक किंचित भी है नहीं। और हमने कहा कि भाई अगर बीजेपी को उनके अंदर बहुत ज्यादा योग्यता नजर आती है तो बीजेपी उन्हें भाजपा की तरफ से सीएम कैंडिडेट राजस्थान का घोषित कर दे। हाँ, तो गंभीर भाजपा में नहीं है, क्योंकि इनकी तो आदत है ना धोखा देना। जिस तरह से ज्योतिरादित्य सिंधिया को दिया, धोबी का कुत्ता घर का न घाट का वाली स्थिति कर दी उनकी। तो सचिन पायलट आज कांग्रेस के साथ हैं। निश्चित तौर पर उन्हें उनके कार्यों का, उनकी ईमानदारी का और पार्टी के प्रति जो वफादारी है उसका इनाम उन्हें मिलेगा आने वाले दिनों में। और मैं एक बार फिर कह रहा हूँ कि मोदी सरकार की बचकर रहेगा सर, बचकर रहेगा, कभी भी कुछ भी पता चले हो जाए। राजनीति और राजनीति में कुछ भी कभी भी हो सकता है। रमेश ठाकुर साहब, ये बात तो भाजपा के ऊपर भी लागू होती है भाई साहब, शिवम भाई। ठीक है, ये सलाह तो आप भाजपा को भी दे रहे हैं। मैं दोनों को दे रहा हूँ।
रमेश ठाकुर साहब, क्या लग रहा है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, तीनों स्टेट जहां पर कांग्रेस पार्टी जीती थी और बीजेपी ने शिकस्त हासिल की थी, शिकस्त पाई थी, हार गई थी भारतीय जनता पार्टी, और तीनों में जब मुख्यमंत्री चेहरे थे रमन सिंह, शिवराज सिंह चौहान और वसुंधरा राजे सिंधिया, तो क्या यही कारण माना जाए कि इन्हीं तीनों की वजह से 2018 के चुनाव में हार हुई, इसलिए सीएम चेहरा अनाउंस नहीं किया जा रहा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? एक महत्वपूर्ण एक कारण हो सकता है क्या रमेश ठाकुर साहब? देखिए शिवम जी, आप कितनी भी राष्ट्र की राजनीति कर लो, केंद्र की राजनीति कर लो, और जो क्षेत्र के जो मुद्दे होते हैं वो नेशनल से अलहदा होते हैं, और जो क्षेत्र की जो राजनीति होती है ना, एक लोकल जो लीडरशिप होती है उन्हीं के ऊपर डिपेंड करती है, तो उनको आप नकार नहीं सकते हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी जो गलती करके जा रही है इस बार, सबसे बड़ी भूल यही कर रही है कि जो लोकल लीडरशिप है उसको इग्नोर कर रही है। अभी आपने देखा होगा शिवराज सिंह चौहान के पास दिल्ली से मैसेज जाता है कि आप वहां की राजनीति की छोड़ के दिल्ली की राजनीति करो, उन्होंने साफ मना कर दिया। यही राजस्थान में गया है, वसुंधरा राजे सिंधिया के पास में मैसेज जाता है दिल्ली से कि आप वहां की राजनीति छोड़ के आप दिल्ली में आ जाओ, उन्होंने भी साफ मना कर दिया। अशोक गहलोत के पास भी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने के लिए ऑफर किया था। नहीं, वो राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्र में पैरेलल किसी के नीचे काम करना फर्क होता है। बिल्कुल, चोटी पे नहीं बैठाला जा रहा है भाई। ज्योतिरादित्य सिंधिया हो गए, चाहे वसुंधरा राजे हो गए, इनको किसी ने ये थोड़ी कहा है कि आप आ जाओ, आपको जेपी नड्डा के ऊपर हम बैठा रहे हैं, ये तो नहीं कहा। अगर ये कहते तो ये तुरंत ही गपच लेते उसके मुद्दे को। बहरहाल मुद्दा ये है, राजस्थान की जहां तक बात करें, राजस्थान में कांग्रेस के बीच में इतना कॉन्फ्लिक्ट हो गया था, जो आपने देखा, चाहे गहलोत साहब की बात हो जाए, चाहे सचिन पायलट की बात हो, आपस में बहुत लड़ाई हुई थी। लेकिन उस मुद्दे को और उस कॉन्फ्लिक्ट को भारतीय जनता पार्टी ज्यादा मैनेज नहीं कर पाई, ज्यादा उसको कैच नहीं कर पाई। अच्छा, वही चीज है धीरे धीरे इनके अंदर भी आ गई है। अब ये क्या है, अब आपने देखा होगा जो 7 सांसदों को उतारा गया है, एक आईएएस अधिकारी हैं उनको भी उतार दिया गया। तो ये जनता देख रही है, लोग देख रहे हैं, और इसका सीधा सीधा फायदा कांग्रेस को हो रहा है। कांग्रेस से पहले से प्रचार कर रही है और इस समय तो और प्रचार कर रही है। देखो, भारतीय जनता पार्टी के पास में लोकल लीडरशिप है ही नहीं, किसी पे विश्वास नहीं कर रहे हैं, वो केंद्र से सांसद उठा के ला रहे हैं, उनको चुनाव लड़ा रहे हैं। ये फैक्टर मुझे लग रहा कहीं ना कहीं नुकसानदेह होगा, और यही चीजें आपको मध्य प्रदेश में भी दिखाई दे रही है। और फिर आप मिजोरम में जब आ जाते हो, देखो वहां का जो स्थानीय जो फ्रंट है, मिजो फ्रंट जो है इस समय जो सत्ता में है, वो मजबूत स्थिति में है। मुझे लग रहा है उसमें अगर कहीं कमी रह जाती है तो जहां तक जो चीजें निकल के आ रही हैं, ये 7 सिस्टर जितने भी राज्य हैं, वहां पे कांग्रेस का दम खम रहा है, कांग्रेस की हुकूमत लंबे समय तक रही है। लेकिन एक आपसे आखिरी सवाल मेरा, जल्दी से संक्षेप में बताइएगा, राजस्थान में क्या स्थिति बनती नजर आ रही है? राजस्थान में राज बदल रहा है या रिवाज बदल रहा है? क्योंकि अशोक गहलोत ने कई ऐसी योजनाएं चलाई हैं जिनसे जनता को सीधे तौर पर फायदा मिल रहा है, चाहे वो उनका बिजली के बिल की लेकर बात हो। कई ऐसे घर है राजस्थान में जहां पर बिजली का बिल 1 रुपया भी नहीं आ रहा। देखिए शिवम जी, राजस्थान की अगर ग्राउंड की अगर आप बात करो, तो कांग्रेस बहुत मजबूत स्थिति में है। उसके आसपास भी अगर बीजेपी चली जाए, बीजेपी का जो 2018 का जो परफॉर्मेंस है, अगर उसी को यथावत कर ले तो बहुत बड़ी बात होगी। क्योंकि अंदर खाने भारतीय जनता पार्टी में जो अंदर कलह मचा हुआ है, और जो आज जो लिस्ट आई है, जो कैंडिडेटों की लिस्ट आई है, वो दूध का दूध पानी का पानी कर रही है। कुछ ना कह के सब कुछ कह रही है कि स्थिति भारतीय जनता पार्टी की राजस्थान में क्या होने वाली है। जितनी अंदर खाने चीजें हो रही है, ठीक है, राजस्थान में जादू चल पाएगा गहलोत का कि नहीं, एक बड़ा सवाल है। लेकिन मध्य प्रदेश भी बेहद खास हो जाता है, क्योंकि मध्य प्रदेश में 2 दशक हो गए हैं तकरीबन भारतीय जनता पार्टी की सरकार को। तो वहीं छत्तीसगढ़ में भी नई नवेली अभी 5 साल पहले कांग्रेस की सरकार बनी और 15 साल तक वहां पर रमन सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही। बहुत शुक्रिया आपका तीनों अतिथियों का चर्चा में शामिल होने के लिए। आलोक जी आपका शुक्रिया, रमेश जी आपका शुक्रिया, विजय जी आपका शुक्रिया। इसी के साथ हमारी इस खास पेशकश जवाब तो चाहिए में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।